काफ़ी समय से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी आपको क्यों नहीं दे पा रही? क्या वो काबिलियत नहीं है आप में, या फिर वो पार्टी समझ नहीं पा रही है आपको? अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप पार्टी छोड़ेंगे? जब बीजेपी में इससे पहले दिलवर यादव जिलाध्यक्ष थे, क्या वो नेतृत्व सही से नहीं कर पा रहे थे, या फिर उनसे पद छीना गया, ज्ञान सिंह गुर्जर को बनाया गया? इससे पहले आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, डॉक्टर के पद पर पदस्थ थे, तो राजनीति में आना कैसे हुआ आपका? क्योंकि समाज सेवा अगर करें तो डॉक्टर के पद पर रह के भी समाज सेवा की जा सकती है। तो भ्रष्टाचार से मुझे एक बात याद आ गई कि अगर पंचायत में कोई भी काम आता है तो कम से कम 40% कमीशन लेने के बाद कार्य को स्वीकृत किया जाता है। क्या ये सच्चाई है? अब आपको ईमानदारी के साथ एक ऑप्शन चुनना है। मैं आपको कुछ विकल्प दूंगा कि बीजेपी ने एमपी में किस प्रकार का कार्य किया है। पहला तो ये है कि महंगाई को कम किया है, या बेरोजगारी को कम किया है, या किसानों की फसल में सही भाव दिलवाया है, या फिर भ्रष्टाचार कम किया है, या फिर गरीबी दूर की। एक ऑप्शन चुनना है आपको। नहीं, जो आपने बताया सारे ऑप्शन पे पार्टी लगातार काम करेगी। सर, गरीबी तो कम नहीं हुई, ना बेरोजगारी के बाद में आप भली भांति जानते हैं कि राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है बेरोजगारी में। इस बात को आपको भी स्वीकार करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दांगी लाइव और मैं हूं विष्णु। इस समय मेरे साथ उपस्थित हैं बीजेपी के जिला सह कोषाध्यक्ष श्री बालचंद जी दांगी। उनसे कुछ बातचीत करेंगे राजनीतिक विषय पर। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल दांगी लाइव में। धन्यवाद। शुरुआत मैं आप ही से करूंगा कि आपको बीजेपी में कार्यकर्ता के पद पर कितना समय हो गया? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कई दिनों से कार्य कर रहा हूं, पर चूँकि मैं शासकीय सेवा में था तो मेरे द्वारा 2019 से शासकीय सेवा से त्यागपत्र देने के बाद मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में खुलकर कार्य कर रहा हूं, और अभी भी एक कार्यकर्ता की हैसियत से कार्य करता हूं। काफ़ी समय से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी आपको क्यों नहीं दे पा रही? क्या वो काबिलियत नहीं है आप में, या फिर वो पार्टी समझ नहीं पा रही है आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी कार्यकर्ताओं की अच्छी तरह से परख करना जानती है, और चूँकि मैं शासकीय सेवा से मुक्त होकर आया हूँ और कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे अभी भी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिले कोषाध्यक्ष का दायित्व मुझे दे रखा है, और ये पूरे ज़िले की टीम मिलजुल कर एक साथ काम करती है। ये भी बड़ा दायित्व है ज़िले का मेरे पास, और बाकी जैसा अच्छा कार्य करते हैं उन कार्यकर्ताओं को पार्टियाँ आगे जिम्मेदारियाँ देती है। खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में 2023 विधानसभा चुनाव के लिए 3 कैंडिडेट जिनका सर्वोपर नाम आ रहा है, जिसमें हजारी लाल जी दांगी, बालचंद जी दांगी और एक और जो कैंडिडेट हैं वो दिनेश पुरोहित हैं। इनमें से किन्हें देखना चाहते हैं? नहीं, देखो, पार्टी में मैं चूँकि लगातार कार्य कर रहा हूँ, तो मैं खुद भी भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर के लिए दावेदारी कर रहा हूँ, और अगर पार्टी को लगेगा उचित तो पार्टी मुझे चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान करेगी, और मैं पार्टी को कार्यकर्ताओं के सहयोग से जीत दिला कर रहूँगा। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप पार्टी छोड़ेंगे? नहीं, पार्टी छोड़ने का एक कौन सा प्रश्न हुआ। हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अगर पार्टी जिसे चुनाव चिन्ह उसका सिंबल के साथ लड़ाएगी, अगर मुझे नहीं देती है तो जिसको भी दावेदार बनाएगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल प्रत्याशी रहता है। हम किसी व्यक्ति के ऊपर विचार नहीं करते हैं। जिसको भी आप उम्मीदवार बना के पार्टी भेजेगी, हम उसके लिए तन मन से काम करके और उसको जिता के लेके आएंगे खिलचीपुर में। जब बीजेपी में इससे पहले दिलवर यादव जिलाध्यक्ष थे, क्या वो नेतृत्व सही से नहीं कर पा रहे थे, या फिर उनसे पद छीना गया, ज्ञान सिंह गुर्जर को बनाया गया? नहीं, ऐसे ना तो उनसे कोई पद छीना गया। उनका 3 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। उनके कार्यकाल में संगठन ने बहुत अच्छी मजबूती प्रदान की है, और संगठन की एक रचनात्मक व्यवस्था है कि कार्यकाल पूर्ण होने के बाद में दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है। हमारे यहाँ जैसे किसी दूसरी पार्टी की तरह एक व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को समय समय पर कार्य करने का मौका दिया जाता है, और जो भी पदाधिकारी हैं उनको सबको समय आने पर बदला जाता है। इससे पहले आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, डॉक्टर के पद पर पदस्थ थे, तो राजनीति में आना कैसे हुआ आपका? क्योंकि समाज सेवा अगर करें तो डॉक्टर के पद पर रह के भी समाज सेवा की जा सकती है। देखो, शासकीय सेवा में नौकरी करता था, तो शासकीय सेवा में काम करने वाले की मर्यादाएं रहती है, सीमाएं रहती हैं। हम किसी राजनीतिक संगठन के साथ खुल करके काम नहीं कर सकते, और चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी की रीति से इतना प्रभावित हूँ, माननीय मोदी जी के विजन से, और माननीय शिवराज जी के जो मिशन हैं उनसे इतना प्रभावित हूँ कि मैंने शासकीय सेवा को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना चुना। अगर पार्टी आपको 2023 विधानसभा चुनाव में टिकट देती है तो किस प्रकार से सीट निकाल के देंगे आप?
देखो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अभी वर्तमान में जो माहौल बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, ऊपर नीचे गांव से लेकर के पूरे देश, अंतर्राष्ट्रीय नीति तक, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की नीति से प्रभावित है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ हर व्यक्ति आके काम करना चाहता है, हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है। तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियाँ और उनका नाम से ही क्षेत्र में उनको वोट हमें पार्टी देगी। और चूँकि मैं लगातार 20 वर्षों से पार्टी के पर्दे के पीछे रह के काम करता रहा हूँ, तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में मैं एक एक कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी के जुड़ा हुआ हूँ और कार्यकर्ता मेरे लिए काम करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुझे जिता के लाएंगे। किस प्रकार की रीति और नीति की बात कर रहे हैं आप? हमारी नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। हम गरीबों के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही संकल्प है कि भारत माता को कैसे परम वैभव पर पहुंचाया जाए। भारतीय जनता पार्टी का एक ही संकल्प है कि कैसे परिवारवादी राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता था उसको कैसे समाप्त किया जाता है, अंत्योदय को कैसे ऊपर उठाया जाए, अंतिम पंक्ति का जो गरीब व्यक्ति है उसका कल्याण, उसका भला कैसे किया जाए, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच है। किसानों का भला कैसे किया जा सके, किसानों के दुख दर्द को समझने वाली भारतीय जनता पार्टी अनेक योजनाएं बना करके गरीब, मजदूर और किसानों के लिए कार्य कर रही है लगातार। भ्रष्टाचार से मुझे एक बात याद आ गई कि अगर पंचायत में कोई भी काम आता है तो कम से कम 40% कमीशन लेने के बाद कार्य को स्वीकृत किया जाता है। क्या ये सच्चाई है? नहीं, ये गलत है। देखिए, ग्राम पंचायतों में जितने भी कार्य आ रहे हैं, माननीय मोदी जी जब से भारत में काम करके भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, तब से वो सीधा पैसा हितग्राहियों के खाते में जाता है। शासन की किसी भी योजना हो, उसका पैसा किसी मध्यस्थता के माध्यम से नहीं आकर सीधा हितग्राही के खाते में आता है। ग्राम पंचायत में जो योजनाएं लगती है उसमें पूरी पारदर्शिता है। लेकिन क्या विरोधी पार्टी इस चीज़ को अफवाह के रूप में फैला रही है कि साहब पंचायतों से पैसा लिया जा रहा है। अधिकारियों के अगर कहीं कोई शिकायत मिलती है तो हमारे ज़िले के माननीय कलेक्टर हुए, जिला पंचायत सीईओ लगातार भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भी चाह रहे हैं कि अगर किसी भी अधिकारी कर्मचारी ने भ्रष्टाचार किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और भ्रष्टाचार हो भी नहीं रहा है, अगर कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करती है हमारी पार्टी। भ्रष्टाचार में तो कमी नहीं है सर, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना भी आती है तो कितनी लागत है उसकी? देखो, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख रुपया और शहरी क्षेत्रों में 2,50,000 रुपये। 1,20,000 रुपये से ज़्यादा किसी के अकाउंट में नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता है कि उसमें एक सुलभ शौचालय का भी बजट रहता है। 1,50,000 रुपये में शौचालय भी बनाना होता है। लेकिन क्या ग्राम पंचायतों ने पहले ही कई परिवारों में शौचालय पहले से बना के रखे हैं। अगर कोई हितग्राही का पहले से शौचालय बना हुआ है, प्रधानमंत्री आवास बनाता है और वो दूसरा शौचालय नहीं बनाता है तो शौचालय का पैसे का भुगतान उसको नहीं किया जाता है। दूसरा एक उसमें 20,000 रुपये 30,000 रुपये मजदूरी के भी रहते हैं। तो कोई परिवार वो सीधे मजदूरी उसमें करके और रोजगार जॉब कार्ड के नाम से उसमें पैसा आ जाता है, तो इसलिए नगद भुगतान उसको 1,20,000 ही किया जाता है। अब अगर पार्टी आपको टिकट देती तो क्षेत्र के किन मुद्दों को उठाएंगे आप और आगे चुनाव लड़ेंगे? देखो, हमारे क्षेत्र में तो ऐसा कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। लेकिन जो मेरी व्यक्तिगत सोच है कि अगर भाजपा मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ने का अवसर देती है तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि सबसे पहले हमारे खिलचीपुर विधानसभा में उद्योग के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे पर्याप्त पानी की सुविधाएं अब मोहनपुरा और कुंडलिया दोनों डैम की वजह से हमारे पूरे क्षेत्र में पानी की समस्या समाप्त हो रही है। तो यहाँ उद्योग को जितना डेवलप कर सकते हैं उतना डेवलप करेंगे। हमारे यहाँ खेती पानी की उपलब्धता के कारण अच्छा रकबा खेती का बढ़ा है, तो कृषि आधारित उद्योग जो है उनका भी जगह जगह हम प्रयास करेंगे ताकि उससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके और यहाँ के कृषि के सही दाम किसानों को मिल सके। अब आपको ईमानदारी के साथ एक ऑप्शन चुनना है। मैं आपको कुछ विकल्प दूंगा कि बीजेपी ने एमपी में इनमें से कितने कार्य किए हैं, किस प्रकार का कार्य किया है। पहला तो ये है कि महंगाई को कम किया है, या बेरोजगारी को कम किया है, या किसानों की फसल में सही भाव दिलवाया है, या फिर भ्रष्टाचार कम किया है, या फिर गरीबी दूर की। एक ऑप्शन चुनना है आपको। नहीं, जो आपने बताया सारे ऑप्शन पे पार्टी लगातार काम करेगी। सर, गरीबी तो कम नहीं हुई, ना बेरोजगारी के बाद में आप भली बात ही जानते हैं कि राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है बेरोजगारी में। इस बात को आपको भी स्वीकार करना चाहिए। कभी था 2003 के पहले था। 2003 के पहले वास्तव में मध्य प्रदेश पूरा पिछड़ा हुआ था, जिला भी पिछड़ा हुआ था। न यहाँ रोजगार थे, न पीने के पानी थे। हमारे खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों हजारों किसान पलायन करके जाते थे, मजदूरी करने जाते थे, उनको यहाँ मजदूरी तक नहीं मिलती थी। लेकिन 2003 और 2023 के मध्य प्रदेश में तो आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। अब कोई मजदूर पलायन नहीं करता है,
हम यहाँ पे गरीबों को जो निःशुल्क अन्न मिल रहा है, 1 रुपये किलो में जो अनाज मिलता था उसको आज फ्री में दे रहे हैं। यहाँ की सड़कें देख लिए, यहाँ की बिजली की व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ के पेयजल की व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ के लाडली लक्ष्मी योजना में जो माताओं बहनों को जो लाभ मिल रहा है, जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है, ऐसी हजारों सैकड़ों मूलक योजनाएं जो लाभकारी हैं उनका फ़ायदा उठा के आज गरीब और मजदूर सब सक्षम हुआ है। किसानों को भी एमएसपी नहीं मिल पा रहा है सर। नहीं, एमएसपी मिल रहा है। अभी गेहूँ में 2125 रुपये जो दिया किसानों ने, जिनने पंजीयन किया, पिछले वर्ष जितनी खरीदी थी इस वर्ष जितना लक्ष्य था उससे 18 से 20% अधिक पंजीयन हुआ और इतनी खरीदी पिछले साल की तुलना में हुई है। एमएसपी पे दे रहे हैं। नहीं नहीं, जो रेट फिक्स किया गया है 2125 का, लेकिन उससे भी नीचे खरीदी हुई है मंडियों में। नहीं तो अगर कोई किसान एमएसपी पे अगर पंजीयन करा के नहीं बेचेगा तो शासन उसमें क्या कर सकती है? ये तो हम किसान भाइयों को, हम लोगों को सोचना चाहिए कि अगर शासन एमएसपी पे खरीद रही है तो अपना पंजीयन करा के बकायदा खरीदी केंद्र पे ले जाके बेचे। अच्छा, महंगाई को देखते हुए आपको नहीं लगता है कि 2125 रुपये कम है किसान की फसल का भाव? बिल्कुल है, और सरकार इस पक्ष में विचार कर रही है और आने वाले समय में 2125 रुपये से रेट अब और बढ़ाएगी। जैसे जैसे समय के अनुसार बाजार बढ़ता है वैसे वैसे एमएसपी में भी वृद्धि की जाती है। अच्छा, प्रदेश में जो वीडी शर्मा हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनको चेंज करके और प्रहलाद पटेल को बनाया जा रहा है, क्या ये सही है? नहीं नहीं, ये अफवाहें हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता है, हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं। और जैसा अभी मैंने पूर्व में कहा था कि संगठनात्मक संरचना है, इसमें समय पर जिम्मेदारियों और दायित्वों का परिवर्तन किया जाता है। और अगर कहीं शीर्ष नेतृत्व को लगेगा जहाँ परिवर्तन की आवश्यकता होगी तो सामूहिक रूप से निर्णय करके परिवर्तन करेंगे। लेकिन ये अभी जो अटकलें अफवाहें चल रही है सब गलत है। अभी माननीय वीडी शर्मा जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हमारे संगठनात्मक में बहुत परिवर्तन हुआ है। माननीय वीडी शर्मा जी के समय में भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं का डिजिटलाइजेशन हुआ है। प्रत्येक बूथ पर जाकर बूथ समितियां बनी हैं जो ऑनलाइन बनी हैं, पन्ना प्रमुख बने हैं, पन्ना समितियां बनी हैं। और वीडी शर्मा जी ने जो हमारे संगठन के रूप में परिवर्तन किया, जितना अच्छा कार्य किया इसके पहले कोई लोग नहीं कर पाए। बहुत अच्छा उनका कार्य। वीडी शर्मा के अध्यक्ष बनने के बाद वापस सरकार भी बदली थी सर? नहीं, वो बीच में कुछ समय के लिए बदली थी। क्या वो कांग्रेस पार्टी ने लोगों को बरगला के हम आप लोगों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उनने कुछ लोगों को बहका लिया। लेकिन वो अपने आप कर्मों से फिर उनकी सरकार गिरी है, क्योंकि वो जब अच्छा कार्य नहीं कर पाए, झूठ के सहारे कब तक महल खड़ा करेंगे, तो उनका झूठ का जो महल था वो गिरा है 15 महीने में। अभी मैं कुछ दिन पहले हजारी लाल जी डांगी पूर्व विधायक के पास गया था। उन्हें एक बात बताई थी कि हमारा आपसी मतभेद था और कहीं ना कहीं वही रीजन था कि हम पिछले इलेक्शन में चुनाव हार गए थे। तो ऐसा क्या मतभेद था कि चुनाव आपको गंवाना पड़ा, सीट गंवानी पड़ी खिलचीपुर की? नहीं, कोई मतभेद नहीं था। और वो उनने किस संदर्भ में मतभेद का कहा मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन जो पहले मैं भी बताया कि कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी ने बरगला के और उनको झूठा आश्वासन दे के और बहका दिया था। इसलिए कार्यकर्ताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ है और कार्यकर्ता अभी ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे। कार्यकर्ता ये खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता हमेशा भाजपा के साथ खड़ी थी, अब भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। अच्छा, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें राजगढ़ जिले में 5 सीटों में से कितनी आ सकती है भाजपा के पाले में? मैं आपको ये टीवी के सामने बता रहा हूँ, राजगढ़ जिले की 5 सीटें में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी। और ये जो कांग्रेसी या अन्य पार्टी के लोग जितने भी गलतफहमी में जी रहे हैं, ये सब सुन लें, ध्यान रखें, भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता खड़ी है और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जीता के लाएंगे। ये लोग हमेशा अफवाहों के आधार पे अफवाहें फैला करके, झूठा प्रचार प्रसार करके और कहीं ना कहीं जो बरगलाते लोगों को, लेकिन अब जनता हो नहीं रही है, अब जनता समझदार हो गई है, अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है और 5 सीटें भाजपा को जिताएंगे। अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो सबसे पहले किन मुद्दों को आप उठाएंगे जिसकी प्रदेश को सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है? नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है। हमारे पास अनेक संगठनों से मिलकर उनसे चर्चा करके जितने भी मुद्दे जिनमें हमारी पार्टी, हमारी सरकार कुछ कर सकती है, सब पे विचार विमर्श कर रही है, सब लोगों से राय ले रही है। ऐसा कोई बड़ा ज्वलंत मुद्दा नहीं है जिसके लिए हम टारगेट करें। भारतीय जनता पार्टी सारे जितने वादे किए थे, जितने मुद्दे थे, उन पर सब पे लगातार काम कर रही है और जनता से
प्रस्ताव मांगेगी और क्या कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, गरीबों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, युवाओं के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, किसानों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, व्यापारी उद्योगपतियों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, उन सब विषयों पर हमारी भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करेगी। अच्छा, आप अपनी तरफ से जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? भाई मेरा जनता से ये एक ही निवेदन है कि अभी चुनावी वर्ष है, चुनाव आने वाला है और आप में तरह तरह के बेवरूपिये आपके पास आकर झूठे प्रलोभन देंगे, तरह तरह के आपके बीच में अफवाहें फैलाएंगे, गलतफहमियां पैदा करेंगे। किसी के बहकावे में नहीं आना है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी है, ये किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के साथ खड़ी है। आप भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत कीजिए, कमल के फूल को जिता के लाइए और इस देश को, भारत माता के वैभव को परम शिखर की ओर ले जाने में हम लोगों का सहयोग कीजिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अपनी तरफ से चैनल के लिए 2 शब्द। नहीं, आपका चैनल लगातार अच्छे विषयों को उठाकर जनता के बीच में ले जाते रहें और सही बातों को सकारात्मक रूप से जनता के सामने रखते रहें, यही मेरी शुभकामना है। और आपका चैनल लगातार उन्नति करे, अग्रसर हो, आपके फॉलोअर लगातार बढ़ते रहें, यही अपेक्षा करता हूँ। ये जो भी श्रोता है, अगर इस चीज़ को आपको पसंद आ रहा हो, ये जो इंटरव्यू अगर आपको पसंद आए तो इनके चैनल को ज़रूर लाइक और कमेंट करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत